हेलो बच्चों, मैं श्री बिलविस्सा ऑन आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, जो अपने पिछले टॉपिक में चल रहा था, बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है ना। बॉन्ड पैरामीटर्स में अपन ने लास्ट क्लास में ये देखा था बॉन्ड एंगल के बारे में। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो भी लोन पेयर्स के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ता है और बॉन्ड एंगल में या स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज मिलता है। तो जो भी प्रीवियस वीडियो है उन सबको आप आराम से लाइन वाइज देखिए, उनमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट कीजिए। ठीक है। आज अपन बात करेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ से पहले बॉन्ड एंगल पढ़ा था। बॉन्ड एंगल के बारे में जब पढ़ा तो लास्ट टॉपिक था अपने ड्रैगो रूल। ड्रैगो रूल मैंने आपको बताया था कि ड्रैगो रूल ध्यान रखना है, वो तभी अप्लाई होता है जब एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स जो है वो कौन सी 15th ग्रुप से 15th ग्रुप और 16th ग्रुप, जनरली 15th और 16th ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें तो हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, बट ये तो किस में आते हैं? सेकेंड पीरियड में। तो अगर एलिमेंट फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, और इस तरफ बोला जाए सल्फर हो गया, सेलिनियम हो गया, थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले सारे जो एलिमेंट है, अगर ये किसी ऐसे एलिमेंट से अटैच हो, जैसे मान लो नाइट्रोजन अटैच है हाइड्रोजन से, वैसे अगर फॉस्फोरस भी अगर हाइड्रोजन से अटैच हो तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.5 से कम होती है, 2.1 होती है। तो अगर थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से नीचे वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं, इफ दे अटैच विथ other element those are having En less than 2.5, then we obtain hybridization in those complex या those compounds absent, उनमें उन सारे कंपाउंड में जिनमें En जो है साइड एटम की अगर 2.5 से कम होगी वहां हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिलेगा। और हाइब्रिडाइजेशन जब नहीं मिलेगा तो ऐसा वहां पे देखने को मिला था कि बॉन्ड एंगल, फॉस्फिन का बॉन्ड एंगल नियर टू 90 डिग्री था। हाइब्रिडाइजेशन जब नहीं होता तो एस ऑर्बिटल भी प्योर मिलता है, पी ऑर्बिटल भी प्योर मिलता है, ऐसा मैंने बताया था। और ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग ये आपको ध्यान रखना है, वाई फॉस्फिन हैविंग बॉन्ड एंगल नियर टू 90 डिग्री। ओके, वहां पे मिक्सिंग नहीं होती ऑर्बिटल की, इट मींस हाइब्रिडाइजेशन अब्सेंट रहता है। आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड पैरामीटर्स में अपने को ये देखना है, कल अपने देखा था बॉन्ड एंगल देखा था, आज बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी या स्टेबिलिटी के बारे में। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ अपन बोल सकते हैं अगर कोई भी दो एटम है उनमें ओवरलैपिंग से अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो न्यूक्लियस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। और उसके हाफ को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस। तो बॉन्ड लेंथ अपन बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स, जिनके बीच में बॉन्ड बना है उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अपन बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। और उसके हाफ को अगर इफ बोथ एटम्स आर होमो, ये भी अगर हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, होमो डाइएटॉमिक हो, तो दोनों का एक दूसरे पे अट्रैक्शन क्या इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस हो गई बॉन्ड लेंथ, और उसके हाफ को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस। तो अगर ये हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है, दोनों सिमिलर है तो हम उसको बोलते हैं होमो डाइएटॉमिक। अगर दोनों एटम डिफरेंट होते हैं तो डिफरेंट होने पर हम देखेंगे आगे, तो इसीलिए बोला इट डिपेंड्स मेनली ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम्स। इफ बोथ एटम्स आर सिमिलर तो हम बोलेंगे होमोडाइएटॉमिक। और होमोडाइएटॉमिक में आपको पता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अगर दोनों हाइड्रोजन है तो डेल्टा En आपके पास क्या आएगा? 0। और डेल्टा En 0 आएगा तो उस समय आपको पता रखना है कि जो भी ओवरलैपिंग कर रहे हैं न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ले लो आप बॉन्ड लेंथ। अगर मान लो ये H है ये भी H है तो ये रेडियस RH और ये भी क्या हो जाएगा? RH। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? RH प्लस RH। तो D इक्वल टू क्या होगा? 2RH। तो हाइड्रोजन की रेडियस अपन बोल सकते हैं D/2, बॉन्ड लेंथ बाई 2। बॉन्ड लेंथ बाई 2 जो है वो रेडियस के इक्वल होगा किसकी? हाइड्रोजन की। इफ बोथ एटम्स जो है वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे।
तो होमोडायटोमिक में हमेशा आपको जानना है रेडियस बॉन्ड लेंथ का हाफ होगा। अगर एटम डिफरेंट होते हैं तो डिफरेंट होंगे तो आपको पता है डिफरेंट होने पर चेंज क्या होगा, ईएन में चेंज आएगा, और ईएन में चेंज आएगा तो दोनों के अट्रैक्शन फोर्स में चेंज आएगा। अगर मान लो इस तरफ हाइड्रोजन है, जैसे हम देखते हैं HCl में, तो एक हाइड्रोजन है, और अगर दूसरा जो है क्लोरीन, क्लोरीन को आप यहां से ये भी याद सकते हो, क्लोरीन को मैंने येलो कलर से बनाया है तो ध्यान, क्लोरीन का कलर भी येलो होता है, येलो इज ग्रीन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे HCl है, HCl में क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है 3.1 से 3.2, आप मान सकते हो। हाइड्रोजन का कितना होता है 2.1। इट मीन क्लोरीन का अट्रैक्शन पावर हाई है, अट्रैक्शन पावर हाई है, तो मतलब अगर ये इसको हाई अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा तो थोड़ा सा न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। अगर न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम होगी, अगर ये डिस्टेंस जो है जिसको अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, ये अगर डिक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने का रीजन क्या है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो जब भी ईएन का डिफरेंस होगा तो उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी मतलब बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, ये हमें एक फॉर्मूला मिलता है, इफ बोथ एटम्स आर डिफरेंट, अपन बोल सकते हैं हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल में इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसको इस एटम को ए मानता हूं, इसको अगर मैं बी मानूंगा, तो ये जो डी ए बी मिला था वो मिलता है इसकी, अगर इस रेडियस को, यहाँ की रेडियस को अपन बोलते हैं आर ए, और यहां वाली रेडियस को अगर अपन मान लें आर बी, एट्रैक्शन से डिस्टेंस क्या होगी, कम। कितनी कम हो जाएगी, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा ई एन। ये हमें मिलता है जब बोथ एटम्स आर डिफरेंट, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम होगी, बिकॉज अगर एटम डिफरेंट है तो किसी एक का अट्रैक्शन हाई होगा, और अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो लेंथ कम हो जाएगी। अगर दोनों एटम सेम होते हैं होमोडायटोमिक, तो दोनों का एक दूसरे पे अट्रैक्शन सिमिलर है, तो वहां पे न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ कर दो, वो आपको रेडियस मिलेगी। तो ये हमें मिलता है हेट्रोडायटोमिक में बॉन्ड लेंथ के लिए। बॉन्ड लेंथ बोल दो, या उसी को अपन बोल सकते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि सर अगर डेल्टा ई एन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। ये आगे आपके फैक्टर्स में आ जाए। तो HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, जहां पे भी आपको डेल्टा ई एन इंक्रीज मिलेगा वहां बॉन्ड लेंथ आपको क्या मिलेगी, डिक्रीज। तो हम ये पॉइंट वाइज ऐसा बोल सकते हैं, अगर ईएन का डिफरेंस जीरो है, तो ईएन का डिफरेंस अगर जीरो है क्योंकि दोनों एटम सिमिलर है, तब तो अपन बोलते हैं कि बॉन्ड लेंथ आर ए प्लस आर बी 2r के इक्वल हो जाएगा। बट अगर मान लो वहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस अगर जीरो ना हो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा ई एन। मैंने बोला था ये एक्स ए माइनस एक्स बी, एक्स ए माइनस एक्स बी क्या है, एक्स ए माइनस एक्स बी यहाँ पे ई एन का डिफरेंस है डेल्टा ई एन। ओके, तो अगर डिफरेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटम्स पास में आएंगे, पास में आएंगे तो डिस्टेंस कम होगी, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट है कि बॉन्ड लेंथ पर किन फैक्टर का अफेक्ट पड़ता है, फैक्टर अफेक्टिंग टू बॉन्ड लेंथ। तो अभी मैंने बोला डेल्टा ई एन, जैसे अभी मान लो अगर हमें ऐसा बोल दिया जाए एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई बोल दिया जाए, डेल्टा ई एन, फ्लोरीन का ई एन कितना होता है 4, हाइड्रोजन का ई एन कितना होता है 2.1, तो यहां डिफरेंस मिलता है 1.9। क्लोरीन का 3.1, हाइड्रोजन का 2.1, तो ये आता है 1। ब्रोमीन का 2.8 और हाइड्रोजन का 2.1,
तो यहाँ डिफरेंट आता है 0.7, आयोडीन का आता है 2.5 और ये आता है 2.1, तो ये आता है 0.4। तो आप देख सकते हो HF से HI जाने पर ये जो डिफरेंस आ रहा है यार डेल्टा EN का, डेल्टा EN का डिफरेंस जितना हाई होगा, डेल्टा EN क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। तो अगर वो अट्रैक्शन हाई होगा तो एटम पास में आएंगे तो लेंथ कम हो जाएगी। तो डेल्टा EN अगर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा डेल्टा EN किसका आएगा, HF। तो आप ये देख सकते हो कि HF से अगर हम HI की तरफ बढ़ रहे हैं तो डेल्टा EN क्या हो रहा है, डिक्रीज। और डेल्टा EN डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यहाँ पे अगर ये बात की जाए HF से HI तो डेल्टा EN क्या हो रहा है, डिक्रीज। डेल्टा EN अगर डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज। तो HF से HI जाने पर ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ग्रुप में जाने पर फ्लोरीन से आयोडीन अगर अपन ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप में जाने पर रेडियस इंक्रीज होगा, और रेडियस इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ग्रुप में आपको बताएं, ग्रुप में जाने पर EN डिक्रीज होगा, EN डिक्रीज होगा तो डेल्टा EN डिक्रीज होगा, तो डेल्टा EN डिक्रीज होगा तो एट्रैक्शन डिक्रीज होगा, एट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगी, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो यहां हम बोल सकते हैं डेल्टा EN डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये बेस्ट एग्जांपल है HF से HI वाला। और भी आप बोल सकते हैं इनकी जगह, कोई मान लो आपने यहाँ पे ये भी मान लिया H2O है या H2S ले ले तो मान लो, तो अगर यहाँ पे भी OH बॉन्ड है और यहाँ पे जो है सल्फर H बॉन्ड है मान लो, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो दोनों में। ये भी हाइड्राइड है ऑक्सीजन फैमिली का ही, यही हाइड्राइड है ऑक्सीजन फैमिली का ही, यहाँ ऑक्सीजन है यहाँ सल्फर है। तो अगर डेल्टा EN इसका हाई होगा, वहां एट्रैक्शन हाई होगा तो इसकी लेंथ कम होगी, इसकी लेंथ ज्यादा होगी। तो आप उस अकॉर्डिंग बोल सकते हो कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे H2 इसका हाई हो जाएगा। तो आप डेल्टा EN के बेसिस पर भी डेल्टा EN डिक्रीज होगा, एट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो एटम दूर होंगे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर मान लो कई बार आपको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बिटवीन टू एटम्स। कैसे, जैसे मान लो आपको ये बोला जाए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है, एल्काइन में। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसमें होता है, एल्कीन में। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन में। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है, जितने बॉन्ड के नंबर इंक्रीज होंगे, बॉन्ड के नंबर अगर इंक्रीज होंगे, जैसे अभी अपने पास एक मार्कर है, एक मान लो लकड़ी हो, एक लकड़ी और आएगी, एक और आएगी। अगर लकड़ी के नंबर बढ़ेंगे और हम उसको तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ने के लिए एनर्जी हमें क्या देनी पड़ेगी, हाई देनी पड़ेगी। तो अगर स्ट्रेंथ बढ़ती है तो लेंथ क्या होगी, कम। तो वही बात है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में ब्रेक करने के लिए, बॉन्ड ब्रेक में एनर्जी बहुत हाई चाहिए, एनर्जी बहुत हाई चाहिए मतलब इसकी लेंथ कम होगी। और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना इजी होगा, जितना इजी होगा उसकी लेंथ बहुत हाई होगी। तो वही बात ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। जैसे अगर यहाँ पे N2 होता तो N2 में भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। और अगर हम बोलते हैं फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड का नंबर होता है उसी को अपन बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा
तो बॉन्ड एनर्जी हाई होगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो ऊपर लिखा हुआ भी है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे एल्काइन का मेरे को याद भी है, एल्काइन की बॉन्ड लेंथ कार्बन 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 की ऑलमोस्ट 120 पिकोमीटर मिलता है, एल्कीन में ऑलमोस्ट 134 पिकोमीटर मिलता है, और एल्केन में 154 पिकोमीटर मिलता है। तो आप देख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ रहा है, बॉन्ड के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड ऑर्डर ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर में कभी कंफ्यूज मत होना। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, और टू एटम के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली होता है किसके, बॉन्ड लेंथ। आप ये बोल सकते हो। ओके, एल्काइन एल्कीन एल्कीन आपके साथ, ये आप सब जगह लगा सकते हो। ऐसा भी लगा सकते हो, कई बार मान लो आपको ये बोल दिया जाए ऑक्सीजन का एक फॉर्म ही आ गया, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन का एक फॉर्म आता है H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड अगर होगा, सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी होगी, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाई रहती है। ओके, तो ऐसा आप सब में जान सकते हो। नाइट्रोजन के भी आ सकते हो, नाइट्रोजन का एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म है। नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड होते हैं एजो, डबल बॉन्ड मिलता है, एजो कंपाउंड्स मिलते हैं। कई बार नाइट्रोजन जैसे मिलता है, ये बोलते हैं हाइड्रेजीन, NH2 तो यहां पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म में, यहाँ पे भी नाइट्रोजन ही है लेकिन डबल बॉन्ड फॉर्म में, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म में। तो ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन में, फिर एजो कंपाउंड्स में, और सबसे कम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है N2 गैस, उसमें होता है। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड पैरामीटर में नेक्स्ट बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी क्या हो सकती है, अगर अगर जैसे मान लो भी ये मार्कर भी है अपने पास, तो अगर इसको ब्रेक करने के लिए जो हम इसको एनर्जी देंगे, ब्रेक नहीं करेंगे, हमें आगे भी और काम निकालना है, तो अगर अगर हम इसको ब्रेक करने के लिए जो भी हम इसको एनर्जी देंगे, तो रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर ब्रेकिंग बॉन्ड्स, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो भी अपन एनर्जी दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। कई बार ऐसा भी है बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो जनरली बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन कोई भी एलिमेंट इसलिए करता है ताकि वो स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करे, और जब वो स्टेबल होता है तो वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करता है। डिक्रीज कैसे करेगा, वो एनर्जी का क्या करेगा, इमिट करेगा एनर्जी। तो जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी। तो वहां हम ये बोल सकते हैं कि प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, कि इवॉल्व एनर्जी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी में बी डिफाइंड एज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, एनर्जी रिलीज व्हेन एनी बॉन्ड इज फॉर्म नोन एज बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। जिस समय कोई बॉन्ड बन रहा हो उस समय जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे मान लो कि यहाँ पे बहुत से एग्जांपल मान सकते हैं, जैसे अगर मान लो अपन ये बोलते हैं N2+3H2, अमोनिया का फॉर्मेशन अपन कर रहे हैं अपन, मान लो तो NH बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड ब्रेक कौन सा, N2 हो रहा है, H2 ब्रेक हो रहा है, बट न्यू बॉन्ड किसके साथ बन रहे हैं, NH बॉन्ड। तो अमोनिया का फॉर्मेशन अपन कर रहे हैं। तो जनरली फॉर्मेशन जब भी होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन, उस दौरान जो भी
हीट का चेंज होता है उसको अपन बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब वो जनरली ऐसा होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक। ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन ये तो जनरली क्या होता है, अगर किसी को ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये वो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो एब्जॉर्ब की जा रही है, रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट एनी बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी। Calculation of release energy is more difficult than the dissociation energy. Therefore, dissociation energy of bond is calculated and is assumed as bond energy, bond formation energy. तो मतलब जो भी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ऐसा रहता है कि रिलीज एनर्जी जो होती है वो मोर डिफिकल्ट रहता है। इसलिए अगर हम कैलकुलेशन अगर अपन करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो हम इस बेसिस पर भी अपन कर सकते हैं, फैक्टर के बेसिस पर भी, कि अगर मान लो हमें कई बार ये है बॉन्ड का कि कोई भी पीरियोडिक टेबल में अगर अपन टॉप से बॉटम जा रहे हैं, तो टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो जैसे HF, HCl, HBr और HI, अगर हमें यहां पूछ लिया जाए कि इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, तो अगर हम ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप में आपको पता है पीरियोडिक टेबल में अपन ने देखा ग्रुप में जाने पर क्या इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होगी, और जिसकी लेंथ हाई होगी उसको ब्रेक करना क्या होगा, इजी। तो सबसे इजी ब्रेक करना किसको है, HI को। सबसे डिफिकल्ट ब्रेक करना किसको, HF को। तो ग्रुप में आने पर रेडियस बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कई बार ऐसा भी हो सकता है, कई बार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इस फैक्टर पे भी डिपेंड करती है कि बॉन्ड्स एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन लोन पेयर के नंबर में डिफरेंस हो। कैसे, जैसे मान लो अपने को ये बोला जाए, मान लो आपको ये बोल दिया गया फ्लोरीन है, ऑक्सीजन का भी कोई मॉलिक्यूल होता है सिंगल बॉन्ड वाला, और नाइट्रोजन के भी बड़े मॉलिक्यूल होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले। अभी मैंने बोला था कौन सा, हाइड्रोजन, NH2 ऑक्सीजन का कौन सा होता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और फ्लोरीन का तो F2 जो होता है। अब F2 में यहाँ पे लोन पेयर कितने, 3 उसके हैं, 3 इसके। H2O2 में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 इधर 2 इधर। और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, एक नाइट्रोजन के ऊपर और एक इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो F2 से अगर हम N2 की तरह अगर हम जाएंगे, लोन पेयर क्या हो रहा है, डिक्रीज। लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक होगा तो उसको ब्रेक करना क्या होगा, इजी होगा। तो इजी होगा तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम। तो जितना लोन पेयर F2 से NH2 की तरफ जाने पर लोन पेयर डिक्रीज हो रहे हैं, तो बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे किसकी मिलेगी, नाइट्रोजन में, उसके बाद में ऑक्सीजन में, उसके बाद में F और F के बीच, क्योंकि F और F में लोन पेयर के नंबर हाई है, रिपल्शन हाई है, तो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। तो वहां एनर्जी सबसे कम देनी पड़ेगी, यहाँ एनर्जी उससे ज्यादा, और यहाँ सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी, तो यहाँ रिपल्शन सबसे कम है। तो जो भी बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए जो फैक्टर्स है, जैसे डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में तो बॉन्ड डिसोसिएशन जो है, जो बॉन्ड एनर्जी होती है वही उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। पीछे मतलब ये आपको यही बता रखा है कि जनरली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी थोड़ा डिफरेंस होता है अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो तो। बट अगर मान लो एटम 2 ही है तो फिर वैल्यू जो मिलेगी, जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू मिलेगी वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ये आपको जानना है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी आर इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब दिमाग में सर कौन से, H2, F2, Cl2, जितने भी आपको डाइएटॉमिक पता है कौन सा होता है, और Br2 हो गया, I2 हो गया, जितने भी आपको डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जनरली H2 मिलता है और हेलोजन से मिलता है। ओके, तो उनमें जो एनर्जी
रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, दोनों की वैल्यू इक्वल रहेगी। हाँ ये हो सकता है बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो हो सकता है एनर्जी जो है वो क्या होगी, रिलीज। तो एक्सो और एंडो में डिफरेंस हो सकता है बट वैल्यू इक्वल है। फिर बॉन्ड एनर्जी कौन कौन से फैक्टर से चेंज होती है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बोला कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम जा रहे हैं, तो टॉप से बॉटम जाएंगे तो टॉप से बॉटम जैसे ये आ गया थर्ड फैक्टर, साइज वाला फैक्टर। तो वही अगर हम मान लो इसको थोड़ा पहले ले लें, मान लो H2O है या हाइड्राइड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ज्यादा आ रखा है, H2O है, H2S है, H2SE है, H2T है मान लो ये। तो टॉप से बॉटम जाएंगे, टॉप से बॉटम जाएंगे तो टॉप से बॉटम जाने पर ग्रुप में जाने पर, तो ग्रुप में जाने पर आपको पता है रेडियस इंक्रीज होगा, और रेडियस इंक्रीज होगा तो रेडियस किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ पे, वो भी इंक्रीज होगा। और बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होगी तो उसको ब्रेक करना क्या होगा, इजी, एनर्जी कम देना पड़ेगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो H2O से H2TE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इसीलिए जो सबसे नीचे वाला है वहां से हाइड्रोजन का निकलना आसान होता है, हाइड्रोजन का निकलना आसान होता है तो वहां पे रिड्यूसिंग टेंडेंसी भी इंक्रीज होती है। हाइड्राइड में ध्यान ना, रिड्यूसिंग पावर बोल सकते हो, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है, उसका रीजन होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये फैक्टर डिपेंड किस पे डिपेंड किया, ग्रुप में जाने पर, चाहे ये है, इनको भी ले सकते हो आप साथ साथ, इनके लिए अलग से पॉइंट नहीं लगाना, HF, HCl, HBr और HI। फ्लोरीन से आयोडीन जाओगे, ग्रुप में जाओगे, ग्रुप में जाओगे तो क्या इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा, तो एटम के बीच में लेंथ इंक्रीज होगी, जितनी लेंथ हाई होगी उतना बॉन्ड वीक होगा, तोड़ना इजी होगा, तो बॉन्ड एनर्जी कम देनी पड़ेगी। सबसे वीक बॉन्ड है HI का, इसलिए HI इजीली H+ देता है, तो सबसे मोर एसिडिक HI होता है, सबसे वीक एसिडिक HF होता है, जो इजीली H+ देता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ऐसे सबसे, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2T, सबसे कम एसिडिक टेंडेंसी किसकी होती है, H2O। तो ग्रुप में जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज। तो ये फैक्टर किस पर डिपेंड किया, एटॉमिक साइज पे, किस पे, एटॉमिक साइज पे। इसके अलावा जो अपन ने पीछे बात की थी डेल्टा EN वाली बात, वो भी यहाँ पे लग सकती है। यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे, नेक्स्ट फैक्टर अगर अपन बात करें डेल्टा EN, तो डेल्टा EN जिसका हाई होगा, इट मीन्स उन एटम के बीच में एट्रैक्शन हाई है, HF मान लो यही, HF, HCl, HBr और HI। तो यहां डेल्टा EN, फ्लोरीन का EN कितना होता है 4, हाइड्रोजन का EN होता है 2.1, तो डिफरेंस आया 1.9। क्लोरीन का EN आता है 3.1, हाइड्रोजन का आता है 2.1, डिफरेंस आया 1। ब्रोमीन का EN 2.8, हाइड्रोजन का 2.1, 0.7 और 2.5 आयोडीन का, 2.1 हाइड्रोजन का, 0.4। डेल्टा EN डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा EN एट्रैक्शन है, एट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो ब्रेक करना इजी होगा, ब्रेक करना इजी होगा तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो HF का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और शायद अगर अपन पीछे जाएं या इस चैप्टर में आगे बता दूंगा, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, जबकि इन सब में HCl के साथ जो बॉन्ड मिलेगा वो मिलेगा वांडरवाल फोर्स। तो वांडरवाल फोर्स जो होता है इनमें HF से तो वीक ही होता है, उसका मेन रीजन होता है EN। तो डेल्टा EN हाई होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, तो एनर्जी आपको हाई देनी पड़ेगी, कौन सी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। ओके, यहां बोल सकते हो, इनमें भी बोल सकते हो H2O ले लो, H2S बोल दो, H2O और H2S में यहां पे भी H2O की बॉन्ड एनर्जी हाई रहेगी, H2S डेल्टा EN।
तो डेल्टा ई एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी। ये डेल्टा ई एन का डिफरेंस है, ई एन का डिफरेंस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर 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 नेक्स्ट अपन बात करें बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर, तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने अभी पीछे बोला कि अगर किसी में ट्रिपल बॉन्ड है, किसी में डबल बॉन्ड है, किसी में सिंगल बॉन्ड है, तो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड को अपन बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया, और फ्लोरीन फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड हो गया। तो जहां टू एटम के बीच बॉन्ड के नंबर हाई होंगे, बॉन्ड के नंबर को अपन बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा तो बॉन्ड एनर्जी भी हाई होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पे N2 का है, देन O2 का है, देन F2 का है। इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है एल्काइन, एल्कीन और एल्केन, ये भी हम बोल सकते हैं। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्कीन में सिंगल बॉन्ड। इसमें भी दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर, डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। तो जहां पे भी बॉन्ड के नंबर हाई आएंगे, ऐसा भी बोल सकते हो, अगर आप कार्बन का एक आता है CO फॉर्म आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपको बोल देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको अगर CO बॉन्ड बोला जाए तो CO बॉन्ड की एनर्जी कहाँ आई होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड में, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ओके, तो ये आप बोल सकते हो इस अकॉर्डिंग। एटॉमिक साइज वाला मैंने पॉइंट शुरुआत में बोला था कि एटॉमिक साइज ग्रुप में जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप में जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट बॉन्ड पोलरिटी। पोलर बॉन्ड जो होंगे, पोलर बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्ग होंगे। जैसे पोलरिटी की बेसिस पर, पोलरिटी किस पर डिपेंड करता है, पोलरिटी भी डिपेंड करता है डेल्टा EN पे, डेल्टा EN, डेल्टा EN जितना EN का डिफरेंस हाई आएगा, जिसका EN हाई आता है, आपको बता जैसे HF है, EN इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी कितनी है, 4 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है, 2.1। तो जिसका EN हाई होता है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आना, ये क्या होता है, पॉलरिटी। तो जितना डिफरेंस हाई होगा उतना नेगेटिव पॉजिटिव हाई आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हाई आएगा तो अट्रैक्शन हाई होगा, अट्रैक्शन हाई होगा तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे अगर मेरे को बोला जाए मीथेन, एक बोला जाए अमोनिया, और एक बोला जाए H2O, और एक बोला जाए HF। पीरियड में अगर जाने पर पूछा जाए, अगर यहाँ पे CH4 से HF की तरफ अगर अपन जाएं और बॉन्ड एनर्जी बोला जाए, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर डेल्टा EN जो है वो यहाँ पे कार्बन का EN 2.5, हाइड्रोजन का EN 2.1, तो डेल्टा EN 0.4 आएगा। नाइट्रोजन का EN 3, हाइड्रोजन का EN 2.1, तो यहां डेल्टा EN 0.9 आएगा। H2O में 3.5 में से 2.1, 1.4, और HF वाले में 1.9। डेल्टा EN इंक्रीज होगा तो
प्लस माइनस चार्ज इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा HF का HF के बीच, H2O का H2O के बीच, अमोनिया का अमोनिया के बीच। तो इस तरह से एक तरह से बोलते हैं वहां मिलता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो इसी चैप्टर में आ जाएगा। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें होता है HF, फिर होता है H2O, फिर अमोनिया, जो डिपेंड किस पर करेगा, बॉन्ड पोलरिटी। तो अगर बॉन्ड पोलर है तो बॉन्ड पोलरिटी डिपेंड करता है EN के डिफरेंस पे, और EN के डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। तो EN का डिफरेंस जितना हाई होगा उतना हाई उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी तो हमें एनर्जी हाई देनी पड़ेगी। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम बोल सकते हैं बॉन्ड पोलरिटी, या हम बोल सकते हैं डेल्टा ई। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, कई बार ऐसा भी होता है कुछ कंपाउंड में रेजोनेंस के कारण भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अगर कंपाउंड स्टेबल हाई होगा तो उसको उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी बहुत हाई देनी पड़ेगी। जैसे रेजोनेंस में बेंजीन में देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बट रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस क्या बोलते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका कंप्लीट ट्रांसफर, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे, उससे क्या होगा, यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ है पूरे बेंजीन में, बॉन्ड लेंथ जो होगी वो, वैसे जनरली ऐसा होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड की होती है 134 पिकोमीटर। लेकिन बेंजीन में कार्बन कार्बन इन बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो होती है 139 पिकोमीटर। तो वही बात, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो उसका रीजन क्या है, रेजोनेंस। तो ये आप ध्यान रखते हो, बेंजीन में जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर मिलता है, जबकि नॉर्मली जो है वो आपको मिलना चाहिए 154 और 130। तो उसका मेन रीजन होता है रेजोनेंस। तो ऐसा भी बोल सकते हो, अगर जहां रेजोनेंस हाई होगा वहां स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगी। जैसे अभी मान लो कोई दो मॉलिक्यूल है, इसमें एक में अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मान लो 5 बन रही है रिंग में, किसी एक में मान लो रेजोनेंस है बट उसमें 2 ही बन रहा है। तो जहां रेजोनेंस हाई होगा वहां पे स्टेबिलिटी हाई होगी, स्टेबिलिटी हाई होगी तो वहां पे बॉन्ड एनर्जी भी हाई होगी। ओके, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। तो बॉन्ड एनर्जी कई बार ऐसा भी है आपको एस करेक्टर के अकॉर्डिंग, जैसे अगर sp sp2 sp3, तो sp में टोटल ऑर्बिटल कितने, 2 है। s परसेंटेज टोटल 2 है, उसमें से s कितना है, 1, तो यहां कितना होगा 50%। sp2 में टोटल ऑर्बिटल 3 है, s कितना है 1/3, इट मीन्स 33.3%। sp3 में टोटल कितने हैं 4, तो यहां पे आप बोल सकते हो 1/4 into 100, तो यहां s कितना आया 25%।
तो जहां एस परसेंटेज कम आता है वहां आपको बॉन्ड एनर्जी भी कम मिलेगी। इसको आप ऐसे बोलते हो, एसपी है, एसपी का अगर एग्जांपल अपन देखा जाए, एल्काइन, एल्काइन में एसपी मिलता है, एल्कीन में कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो कार्बन के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2। और एल्केन, एल्केन जो है सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, और पीछे पड़ा है, बॉन्ड का नंबर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जहां सिंगल बॉन्ड है वहां जनरली sp3 मिल सकता है, डबल बॉन्ड वाले में sp2 मिल सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले में sp मिल सकता है। तो वो एस परसेंटेज के बेसिस पर भी आप बोल सकते हो कि जहां एस परसेंटेज हाई होगा वहां बॉन्ड एनर्जी हाई होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी एल्काइन की, फिर एल्कीन, फिर एल्केन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसी में एक अगर एग्जांपल और ऐड कर लेते हैं, जैसे आपको बोला जाए CO2 का, और एक आता है कार्बोनेट में, यहां पे भी तो आप बोल सकते हो CO2 की स्ट्रक्चर ये, और ये देखो आपके सामने, आप खुद ही बताओ यहां पे ये भी कौन सा बॉन्ड है, सीओ बॉन्ड, सीओ बॉन्ड, सीओ बॉन्ड, सीओ बॉन्ड एंड सीओ बॉन्ड। तो कौन से सीओ बॉन्ड में एनर्जी हाई रहेगी, यहां पे कार्बन 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, यहाँ क्या है sp2, यहाँ कार्बन 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, तो यहाँ क्या होगा sp, एस परसेंटेज, एस परसेंटेज यहाँ पे कितना होगा, यहाँ एस परसेंटेज होगा 50%, और यहाँ एस परसेंटेज आपके पास होगा 33.3%। तो जहां एस परसेंटेज हाई होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी। तो ये भी एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है जिसमें हम एस परसेंटेज के बेसिस पर भी दे सकते हैं, और उसके लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना आना चाहिए। और हाइब्रिडाइजेशन देखना आना आने के लिए पीछे अपने एक लेक्चर है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन करा रखा है, वहां उस लेक्चर को देखिए कैसे हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है। दो तरीके होते हैं, एक तो सिग्मा प्लस लोन पेयर को ऐड कर दो, कई बार हमें स्ट्रक्चर बनाना ना आए तो हमें फिर हम बता सकते हैं, डायरेक्ट एक फॉर्मूला रहता है, हाफ मल्टीप्लाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवेलेंट एटम प्लस एनाइनिक चार्ज माइनस कैटानिक चार्ज। ठीक है, वहां से हमें मिलेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 मिलते हैं तो sp3 मिलते हैं तो sp2, 4 मिलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3, 5 मिलेंगे तो sp3d, 6 मिलेंगे तो sp3d2, और 7 मिलते हैं तो sp3d3। तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें देखना आता है तो उसमें अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, लोन पेयर, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे मिले हैं जिनमें लोन पेयर इंक्रीज होने से, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन, रिपल्शन इंक्रीज होगा, तो एटम एक दूसरे को दूर करते हैं मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने की ट्राई करेंगे, तो बॉन्ड ब्रेक करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो जितना लोन पेयर इंक्रीज होगा उतना एटम एटम में रिपल्शन इंक्रीज होगा, रिपल्शन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज। तो ऐसा ऐसा केस कहां मिलता है, F2, F2 में फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन लोन पेयर,
ऑक्सीजन में अगर ऑक्सीजन का अगर अपन देखते हैं H2O2 में, तो H2O2 में लोन पेयर यहां पे 2 होते हैं, और अगर अपन बात करें इसका एक एग्जांपल और, तो कहां पे नाइट्रोजन का अगर अपन केस देखते हैं, नाइट्रोजन में देखो ये भी सिंगल बॉन्डेड है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर वन, बॉन्ड ऑर्डर वन, बॉन्ड ऑर्डर वन, बट यहाँ लोन पेयर नाइट्रोजन वाले केस में लोन पेयर कितना है, 1, या लोन पेयर 2, या लोन पेयर 3। तो लोन पेयर अगर इंक्रीज होगा, लोन पेयर, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे लोन पेयर अगर इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, रिपल्शन, और रिपल्शन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे NH2 की मिलेगी, फिर H2O2 में ऑक्सीजन की मिलेगी, और सबसे कम मिलेगी F2 की। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी आता है, अभी अपन देखते हैं। हेलोजन में भी पूछा जाता है कई बार। क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट केस भी आता है कई बार आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार नीट में आया है। F2, Cl2, Br2 और I2, इसमें आपको पूछा जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। सोचो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। F2, Cl2, Br2 और I2 में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। यहां अगर अपन नॉर्मली सोचें, नॉर्मली अपन ये सोचते हैं कि सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे तो रेडियस इंक्रीज, रेडियस इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, तो बॉन्ड की लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो ब्रेक करना इजी होगा, ब्रेक करना अगर इजी होगा तो सबसे कम किसका होना चाहिए, आयोडीन का, और सबसे सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का। बट यहाँ पे जो ऑर्डर मिलता है बॉन्ड डिसोसिएशन का, वो मिलता है सबसे ज्यादा Cl2, देन Br2, देन मिलता है F2, और सबसे कम मिलता है I2। बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रहता है। वही बात, फ्लोरीन जो है, रीजन ये होता है फ्लोरीन में लोन पेयर रिपल्शन। ये रिपल्सन इसलिए भी हाई होता है क्योंकि फ्लोरीन सेकंड पीरियड में आता है, तो जो ऊपर आता है उसका एटॉमिक साइज कम है, एटॉमिक साइज कम होने से बहुत पास में होते हैं, तो लोन पेयर रिपल्शन हाई होता है, और लोन पेयर रिपल्शन हाई होने से बॉन्ड को तोड़ना इजी रहता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है उसका ऑर्डर F2 का सबसे हाई होना चाहिए था ड्यू टू स्मॉल साइज, बट थर्ड नंबर पे आता है हेलोजन। बहुत बार ये आया नीट में, तो ये ध्यान रखना, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। ओके, नेक्स्ट अपन ये पॉइंट पूछते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग के कैसे, जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था कि अगर मान लो ओवरलैपिंग कई बार हो रहा है, एस और एस के बीच हो रहा है, जैसे H2 में 1s और 1s के बीच, या एस का डंबल शेप वाले
किससे हो रहा है, sp, और यहां ओवरलैपिंग हो रही है pp। यहां पे भी अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो व्हेन ओवरलैपिंग प्रेजेंट एट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियस को मिलाने वाले एक्सिस पे हो तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर ये 1s, ये मान लो 2s है, ये 2s2p है, और ये 2p2p है, n हर जगह क्या हो, 2 2 2, n अगर सिमिलर हो तो n सिमिलर होगा तो फिर डिपेंड किस पे करेगा, p जो है, p में डायरेक्शनल करेक्टर हाई होता है, तो डायरेक्शनल करेक्टर हाई होगा तो ओवरलैपिंग हाई होगा, और ओवरलैपिंग हाई होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि ये 1s होता, ये 2s2p होता, और ये मान लो 3p3p होता, 3p n इंक्रीज होता, तो n इंक्रीज होता तो फिर n इंक्रीज होने के साथ ऑर्बिटल दूर होंगे तो ओवरलैपिंग कम होगी, तो सबसे फिर ओवरलैपिंग कम उसमें होती, सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किसमें होती, जिसका n कम हो। तो ओवरलैपिंग जितना हाई होगा उतना, ओवरलैपिंग जितना हाई होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। तो अगर n अगर सिमिलर हो तो pp बॉन्ड सबसे स्ट्रांग, फिर sp, फिर ss। इसमें एक कैसे आता है, जैसे HF है, HCl है, HBr है, और HI है। इसको भी अपन इस तरह से बता सकते हैं, यहां जो बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, 1s, फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, 2p5, तो 1s2p। यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, 1s, क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, 3p। हाइड्रोजन के 1s, ब्रोमीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन 4p5, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 1s एंड आयोडीन के इलेक्ट्रॉन 5p5। तो आप यहां पे देख सकते हैं n इंक्रीज हुआ, n इंक्रीज होगा, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग डिक्रीज होगा, और ओवरलैपिंग डिक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा। तो ये n वाला फैक्टर है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने पर ओवरलैपिंग डिक्रीज होता है। बट अगर नंबर ऑफ शेल सिमिलर हो तो फिर आपको डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एस से ज्यादा पी में होता है, पी से ज्यादा डी में होता है, तो डी वाले अगर बॉन्ड है, कई बार मान लो पाई बॉन्ड है, एक डी में है और एक पी में है, दोनों का अगर एन सिमिलर है तो डी वाले में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हाई रहती है, डी वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा। ओके, तो ये आप ध्यान रख सकते हो इनमें, और इस बेसिस पर अपन कई बार ये भी देख सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी जो है यहाँ पे डिपेंड किस पे, ओवरलैपिंग पे। तो ओवरलैपिंग जो एक फैक्टर तो क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल, और दूसरा फैक्टर जो हुआ, दूसरा फैक्टर हम बोल सकते हैं एस एस से ज्यादा एसपी, एसपी से ज्यादा क्या हो जाएगा, पीपी। एन क्या होना चाहिए, सिमिलर, ये आपको बताओ। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा ये सारा था बॉन्ड एनर्जी में। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी जिसकी हाई होगी उसकी स्ट्रेंथ भी हाई होगी। तो बॉन्ड एनर्जी के लिए आप ये बोल सकते हो कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये भी आप बोल सकते हो, स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड के जो पैरामीटर से बॉन्ड एंगल था लास्ट क्लास में, आज अपने बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड लेंथ किया, और
इसके अलावा हमने आज क्या पढ़ा, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, ठीक है। एक नेक्स्ट टॉपिक अगर अपन ये भी थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक आएगा कि बॉन्ड एनर्जी का कहीं ना कहीं, बॉन्ड एनर्जी का कहीं ना कहीं रोल जो होता है एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है, तो बॉन्ड बनेगा तो किसी ना किसी पर नेगेटिव, किसी पर क्या पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आना ये क्या होता है, पोलरिटी। और पोलरिटी है तो कई बार ऐसा आपको वर्ड आएगा पोलर एंड नॉन पोलर, कि फॉलोइंग कंपाउंड्स जो है नॉन पोलर है, ये पोलर है, या हाउ मेनी पोलर, हाउ मेनी नॉन पोलर। जैसे अभी मैं यहाँ पे बोलूँ, जैसे एक मॉलिक्यूल H2 है मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल आपको बोला जाए HCl है, और एक मॉलिक्यूल आपको बोला जाए BF3 है, एक आपको बोला जाए CCl4 है। ऐसे कुछ कंपाउंड्स बोले जाए आपको कि, और मैं बोला जाए बॉन्ड पोलरिटी, एक आ गया बॉन्ड पोलरिटी, एक आ गया मॉलिक्यूलर पोलरिटी। तो बॉन्ड पोलरिटी तो क्या होगा, बॉन्ड पोलरिटी डिपेंड करेगा जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है उनकी EN पे। जैसे अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन का EN हाई है, तो EN हाई है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो जब भी किसी पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज इट मीन्स वो पोलर है, डिपेंड करता है डेल्टा EN पे। बट अगर कई बार ऐसा हो कि किसी मॉलिक्यूल में एटम के नंबर 2 से मोर देन हो, मोर देन 2 हो मान लो, तो मोर देन 2 होगा मतलब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में वहां फिर मॉलिक्यूल का ही पूछ लिया जाए कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है, तो वहां आपको एक वेक्टर एडिशन देखना पड़ेगा। जो भी बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड के बीच में एंगल कितना है, तो एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग हमें बताना पड़ेगा कि जो भी रिजल्टेंट चार्ज है वो कहीं ना कहीं कैंसिल तो नहीं कर रहा। जैसे अगर मान लो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, जैसे कंपाउंड आएगा आगे जाके जीनॉन F4। अब जीनॉन F4 है, इसकी स्ट्रक्चर होती है फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, लोन पेयर एंड लोन पेयर। अब यहां पे आपको बोला जाएगा कि ये कंपाउंड जो है इसमें आपको दो चीजें पूछी जा सकती है। एक तो आपको पूछा जाएगा बॉन्ड पोलरिटी, और आपको बोला जाएगा मॉलिक्यूलर पोलरिटी, मॉलिक्यूलर पोलरिटी। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है अगर बॉन्ड, बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूवमेंट करेंगे ये डिपेंड किस पर करता है, EN पे। अगर ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन की EN कितनी है 4 है, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाई होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ। तो फ्लोरीन पे क्या का नेगेटिव और इस जीनोन पे क्या का पॉजिटिव। तो ये जो EN पर जो डिपेंड कर रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव आना, ये होता है बॉन्ड पोलरिटी। और उस पूरे मॉलिक्यूल में जो भी बॉन्ड है उसका टोटल चार्ज, जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन जाने की जो डायरेक्शन है उनमें एंगल कितना हो गया 180। इस तरफ भी कितना हो गया, ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ, ये भी फ्लोरीन की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है उतना इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है। और यहां पे भी लोन पेयर, लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो चार्ज की डायरेक्शन होती है ये भी सेंट्रल एटम टू लोन पेयर होता है। तो ये यहां देखा जाएगा जितना चार्ज इस तरफ जाएगा उतना ही नेट चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसको अपन बोलते हैं नेट पोलरिटी उस मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल की नेट जो पोलरिटी होती है उसके लिए एक वर्ड आता है आगे जाएगा डाइपोल मोमेंट आएगा, डाइपोल मोमेंट। और बॉन्ड पोलरिटी अपन जो देखेंगे, बॉन्ड पोलरिटी हमेशा डिपेंड करेगा डेल्टा EN पे। तो आपको जब भी अगर ये पूछा जाए कि कंपाउंड मॉलिक्यूल जो है पोलर है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल की पोलरिटी के लिए अपन क्या पढ़ेंगे, डाइपोल मोमेंट। जो पूरा मॉलिक्यूल देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल में जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए बोल रहा हूं कि उसमें स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि वो कंपाउंड पोलर है कि नॉन पोलर है। जैसे ये स्ट्रक्चर हमें पता है तो हमें बता सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर में जितना इस फ्लोरीन ने चार्ज अट्रैक्ट किया है उतना ही अपोजिट अट्रैक्ट हुआ है, तो नेट चार्ज 0, इधर भी नेट चार्ज 0, और लोन पेयर ने भी लोन पेयर के चार्ज को कैंसिल कर दिया, तो नेट चार्ज 0 है।
तो नेट चार्ज जीरो, तो मतलब ये मॉलिक्यूल ही नॉन पोलर है। बट अगर इसमें बॉन्ड बोला जाए तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो बॉन्ड जो है उसके इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं वो डिपेंड करते हैं ईएन पे। डेल्टा ईएन पर जो डिपेंड करती है उसको बोलते हैं बॉन्ड पोलरिटी। तो इसकी बॉन्ड पोलरिटी जो है वो तो जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, बट इसकी मॉलिक्यूलर पोलरिटी जो है म्यू जो है उसका क्या है, जीरो। तो ये कैसे हम देखेंगे इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने जो देखा बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में, वो थोड़ा बहुत बॉन्ड पोलरिटी के बारे में, कि बॉन्ड पोलरिटी जो होता है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो डेल्टा ईएन और एक वेक्टर एडिशन ऑफ कंपाउंड्स। कोई भी कंपाउंड है उसमें जितने भी स्ट्रक्चर है, जैसे पीछे तुमने जितनी भी स्ट्रक्चर पढ़ी है कहां पे, वेस्पर्ड थ्योरी में, वेस्पर्ड थ्योरी वाली जितनी भी स्ट्रक्चर्स है वो वहां पे काम आएगी। जैसे एक मैं यहाँ पे बोल देता हूं कि मान लो अगर मेरे को रैंडमली ये बोला जाए BF3 कंपाउंड है, मान लो BF3 है, PCl5 है, SF6 है, इन कंपाउंड में नेट चार्ज, टोटल चार्ज मॉलिक्यूल का जीरो है या नॉन जीरो है। तो अगर हमें इनकी स्ट्रक्चर याद है तो हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर थोड़ा फिजिक्स का भी यूज कर सकते हैं। BF3 का क्या होता है, sp2, बोरॉन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड। बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बन रहा है, 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब क्या हो, sp2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहां से आप खुद बोल सकते हो। अब फ्लोरीन का ईएन कितना होता है, 4। बोरॉन का ईएन कितना होता है, 2। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ, इसके भी फ्लोरीन की तरफ, इसके भी फ्लोरीन की तरफ। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो दो वेक्टर के बीच में ये एंगल कितना है, 120, इधर भी 120, ये भी 120। तो इन दोनों 120 एंगल वाले जो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट कहां आएगा, इस तरफ, और इस वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा ऊपर की तरफ। दो इक्वल वेक्टर अगर 120 पे हो तो रिजल्टेंट अगर ये भी 5 न्यूटन का फोर्स होता, ये भी 5 न्यूटन का फोर्स होता, 120 पे हो तो ये भी कितना था, 5 न्यूटन। वही बात है, ये भी अगर डाइपोल मोमेंट की कोई वैल्यू है, मान लो ये भी अगर म्यू है और ये भी अगर म्यू है, तो ये क्या मिलेगा, म्यू, और अपोजिट में भी क्या आ रहा है, म्यू। और अगर दो इक्वल फोर्स 180 पर है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर जीरो हो जाएगा तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ही तो क्या है, नेट पोलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो कोई भी मॉलिक्यूल की नेट पोलरिटी जो होती है उसको ही अपन बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के लिए हमें कम से कम वेस्पर्ड थ्योरी वाले सारी कंडीशन याद होगी, तभी हम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन वो देखेंगे। आज जितना भी बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी के बारे में जितना भी है वो आप सारा देखिए, उसमें जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट कीजिए। तो देखते रहिए आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू बेटा।